यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स। और हमारा नया चैप्टर आज से शुरू होता है जो कि हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स चैप्टर नंबर 9। ठीक है, 8 के बाद हम चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था, ठीक है, मोशन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको भी हम सोल्व करवा चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कुछ एक तो आप लोग छोटी क्लासेज में पढ़ भी चुके हैं फोर्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन। अब थोड़ा हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, कि फोर्स क्या होता है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। जो हमारा पिछला चैप्टर था उसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन डिस्क्राइब कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो उसका मोशन। ठीक है, किस किस टर्म में, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सीलरेशन। मीन्स हम ये कह सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है। तो वी सा दैट सच ए मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमने ये भी देखा कि इस प्रकार का जो मोशन होता है वो हमारा यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि भाई अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो देखिए, वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट काजेज द मोशन। ठीक है, अभी तक हम ये नहीं खोज पाए हैं कि इस मोशन का कारण क्या है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कि भाई समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कैसे चेंज होती है। डू ऑल मोशन रिक्वायर ए काज, ये कहता है कि जितने भी प्रकार के मोशन हैं क्या सब में कोई ना कोई कारण होता है। इफ़ सो, यदि, इसलिए हम कहेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस काज, कि जो ये हमारा कारण है कि भाई वेलोसिटी का चेंज होना। ठीक है, हर प्रकार के जो मोशन है उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो उस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्योंस ऑल सच क्यूरियोसिटीज़। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम वो सारे जो फैक्ट हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जो हमारी जितनी भी उत्सुकता है, ठीक है, जो हम ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई स्पीड कैसे चेंज होती है, किसी भी मोशन के पीछे क्या कारण होता है। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे सामने जो चीज़ें आई हैं, ठीक है, जो हमारी उत्सुकता बनी हुई है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट काज हैज़ पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। मैनी सेंचुरीज मतलब कई दशकों पहले आप कह सकते हैं। ठीक है, कि भाई आप कह सकते हैं कि कई सालों पहले क्या था कि ये प्रॉब्लम थी कि मोशन के पीछे क्या कारण था। ये एक पजल बनी हुई थी, एक पहेली बनी हुई थी जो हमारे वैज्ञानिक या जो हमारे फिलोसफर हैं उनके सामने। ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। भाई ग्राउंड के अंदर कोई बॉल है, उसको आप एक हिट देते हो तो वो हमेशा मोशन में नहीं रहती है। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये इससे हम ये अनुभव करते हैं, ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई जो रेस्ट है वो एक नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि भाई कोई भी चीज़ मूव करेगी तो कुछ समय के बाद अपने आप रेस्ट में आ जाएगी।
This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. ठीक है, ये जब तक ही था जब तक कि गैलीली और आइजैक न्यूटन ने अपने जो अप्रोच नहीं दी थी, ठीक है, जब तक इन्होंने नहीं बताया था तब तक हम यही मानते थे कि भाई जो है नेचुरल स्टेट है ये, भाई कोई भी चीज़ मोशन में तो रेस्ट में आएगी। लेकिन बाद में गैलीली और आइजैक न्यूटन ने अपने लॉज दिए और उसमें बताया कि भाई क्या कारण है कि मोशन में कोई बॉडी होती है वो रेस्ट में आ जाती है, और रेस्ट में होती है उसको हम किस प्रकार से मोशन में लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ से ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं। द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट। ये जो हमारी ट्रॉली है, मॉल वगैरह होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में हम इसको धकेल रहे हैं। द ड्रावर इज़ पुल्ड, जब हम हमारे अलमारी या टेबल का जो ड्रावर होता है उसको जो खींचते हैं तो वो खुल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब ए हॉकी स्टिक हिट द बॉल फॉरवर्ड, कि हॉकी से अगर बॉल को स्टिक करते हैं तो वो आगे की ओर मूव करती है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड है पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, जिनकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है, वो रेस्ट में, वो मोशन में आ रही है। ठीक, तो वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इन आवर everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। हम अगर अपने दैनिक जीवन में देखें तो हम ये आसानी से अनुभव कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, रेस्ट में है, उसको हम मोशन में लेके आना चाहते हैं, या मोशन में है उसको रेस्ट में लेके आना चाहता है, तो हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंसेस this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull an object to change its state of motion। तो अगर ये कभी अनुभव किया होगा, हमें मस्कुलर एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब अपने हाथ से या पैर से खींचना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा या धकेलना पड़ेगा, जिससे जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेके आ सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल। जो फोर्स का कंसेप्ट है वो इन्हीं चीज़ों पे आधारित है, मतलब किसी चीज़ को हम धकेल रहे हैं, किसी को हिट कर रहे हैं, किसी को, ठीक है, खींच रहे हैं, तो ये जो धकेलना, खींचना, हिट करना, ये इसका मतलब क्या है कि हम उस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में है, पुश की फॉर्म में हो सकता है, हिट की फॉर्म में हो सकता है, पुल की फॉर्म में हो सकता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट ए फोर्स, व्हाट इज इट। आओ अब फोर्स के बारे में पढ़ें कि वो क्या होता है। इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट ए फोर्स। अगर वास्तव में देखें तो फोर्स किसी को नहीं दिखता है, न ही इसका कोई स्वाद है, इसको टेस्ट कर सकते हैं, न ही इसको महसूस किया जा सकता है। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफ़ेक्ट ऑफ ए फोर्स। हालांकि हम हमेशा देखते या महसूस करते हैं फोर्स का इफ़ेक्ट। ठीक है, कि हमने फोर्स लगाया तो उसका ये इफ़ेक्ट आया, रेस्ट में थी तो मोशन में आ गई, किसी बॉडी को रेस्ट में है, हम उस पर फोर्स लगाते हो, मोशन में आ जाती। तो फोर्स लगाने से जो मोशन में आना होता है वो इफ़ेक्ट है। तो फोर्स हमें हम महसूस नहीं होता, लेकिन उसका इफ़ेक्ट है वो हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी explained by describing what happen when a force is applied to an object। इसको केवल हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया तो उसके साथ क्या हुआ। पुशिंग, हीटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज टू ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, किसी चीज़ को खींचना, धकेलना, हिट करना, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आते हैं। दे मूव बिकॉज वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन देम। ये क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन सभी के ऊपर फोर्स लगाया है। फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेज यू are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower or change its direction of the motion। We also know that a force can change the shape and size of the object।
हमने पीछे की क्लासेज में पढ़ा है, ठीक है, हमें भली भांति पता है इस चीज़ का कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उससे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई बॉडी है, हम उस पर फोर्स लगा के उसको स्लो कर सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक, इनको दोनों तरफ से खींचते हैं तो हमने इसकी शेप है वो चेंज कर दी। तो जो दोनों तरफ ये जो खींचना है, ठीक है, ये दोनों तरफ हम जो खींच रहे हैं ये हमारा क्या है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरह जैसे बॉल है ये, ठीक है, ये इस शेप में है। ठीक, जब दोनों तरफ से हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये इसकी शेप है वो चेंज हो रही है। तो हमने ये दोनों तरफ से क्या लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स। तो फोर्स लगा के हम इस ऑब्जेक्ट है या बॉल है इसकी शेप है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये तो हमारा कॉमन सी बातें थी, ये हम वैसे पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उन सब का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वो हमारे बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, और अगर उनमें से एक का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाती है और वो मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए बॉक्स है, ये बॉक्स है, यहाँ से हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F1। ठीक है, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन ये होगी, इससे अपोजिट होती है। और इसका जो वेट है, वेट आल्सो ए फोर्स mg दैट इज एक्ट डाउनवर्ड। और इसको बैलेंस करने के लिए एक होती है नॉर्मल रिएक्शन R। तो अगर ये बॉक्स हमारा रेस्ट में है तो इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, एक तो F अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक वेट आल्सो ए फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन R। इन चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लीजिए सारे हमारे 5 न्यूटन। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। इसी प्रकार ये 5 न्यूटन नीचे की ओर है, ये 5 न्यूटन ऊपर की ओर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए ये है बॉक्स, आप इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन है। ठीक है, तो जो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, जब अपोजिट में होते हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इनका डिफरेंस आता है। तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर किसी बॉडीज़ के ऊपर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट जो फोर्स है अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस फोर्स है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसके ऊपर ये हम फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं 10 न्यूटन और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो है 7 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 10 - 7, तो 3 न्यूटन। तो जब रिजल्टेंट फोर्स की कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आप मोटे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि जब रिजल्टेंट फोर्स है उसका अगर मैग्नीट्यूड 0 आता है, ठीक है, तो उस बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और अगर रिजल्टेंट फोर्स की कुछ वैल्यू आती है तो वो अनबैलेंस फोर्स होगा। अनबैलेंस फोर्स लगते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अनबैलेंस लगेगा तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल कि ये टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो एक फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है
ठीक है, ये भी मान लीजिए 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F वो क्या होगा, F1 माइनस F2, तो वो 0 आ जाएगा। तो इसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन हो कि इस डायरेक्शन में लग रहा हो 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा हो 7 न्यूटन, ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या होगा, 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर एग्जर्टेड होगा, और ये इस डायरेक्शन में जो ज़्यादा फोर्स होता है वो डायरेक्शन होती है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की। तो ये बॉक्स है इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स के साथ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो ये स्टूडेंट इसमें यही बताया गया है, आप इसको स्टडी कर लेना इजीली, कोई वो नहीं है। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे एक मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आप फिगर ए में देख रहे हैं कि ये जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स ये F और ये स्मॉल f, तो इस कंडीशन में F है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, तो ये बॉक्स है ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में बी में आप देख रहे हो कि अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये दोनों इक्वल हैं, F इज इक्वल टू स्मॉल f। तो इक्वल हैं, तो अब इक्वल हो गया। अब अगर ये थोड़ा सा भी फोर्स लगा देंगे ना, थोड़ा सा भी, तो ये मूव करना शुरू कर देगा। मतलब ये एक वो कंडीशन आ गई कि अब ये हमारा इसके ऊपर जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा फोर्स है अप्लाइड फोर्स, ये ज़्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये कम है अप्लाइड फोर्स, तो रेस्ट में है। इक्वल हो गए तो भी रेस्ट में, अब थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ ये ज़्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हम ऊपर भी बता चुके हैं तीनों कंडीशन के अंदर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है तो आपका जो बॉक्स है वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तो अब अगर थोड़ा सा भी फोर्स आप लगा दोगे तो ये जस्ट स्टार्ट टू मूव। और यहाँ पे जब अप्लाइड फोर्स आपका ज़्यादा हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो आपका बॉक्स अब मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, तो ये रेस्ट में है। यहाँ पर इस पर अनबैलेंस फोर्स लगते ही ये मोशन में आ जाता है। तो बैलेंस फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखता है, और अनबैलेंस फोर्स है वो मोशन में रखता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप लोग, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको फिर से रीड करना। ठीक है, आप लोगों का जो आज का जो कवर हुआ है वो जस्ट हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ए फोर्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन हमारे कवर हुए हैं आज की वीडियो में। आप इनको करें, देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।